आज मैं अपने ऑफिस की एक जरूरी फाइल घर पर ही भूल आया था। मुझे एक जरूरी मीटिंग से पहले उसे फाइल करना था, इसीलिए मैं 11 बजे ही घर लौट आया। मेरे घर के पहले दरवाजे की चाबी मेरे पास थी, इसलिए मैंने खुद ही दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं आगे बढ़ा तो एक कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने देखा तो मेरी पत्नी हंसते हुए बातें कर रही थी। दूसरी तरफ हमारी नौकरानी साहब थी, लेकिन मैं अपना दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, दोनों ने मेरी तरफ देखा और अपनी तरफ बढ़ गईं। नौकरानी को तुरंत अपने दुपट्टे से मोटा नहीं लगा, लेकिन संगीत की आड़ में दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया। मेरा नाम सुरेश है। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। हालांकि मेरी शादी मेरे घरवालों की पसंद से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा। मैं लखनऊ से हूँ। जब मैं कानपुर पहुंचा तो मेरी बेबी मुझसे मिलने आई और बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ कानपुर आऊंगी, क्योंकि मैं शादी से पहले कानपुर में रहती थी। मैंने निधि को बहुत समझाया, देखो निधि, कुछ दिन यहीं रहो, मैं फ्लैट सेट कर लूं, फिर मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। पर मेरे माता पिता हमारी पत्नी को हमारे पास छोड़ने से नाराज थे। पर मेरा दिल पिघल गया और फिर मैं उसे अपने साथ कानपुर ले आया। कानपुर आने के बाद हमारे अच्छे संबंध शुरू हो जाएंगे। हम दोनों चले गए। घूमते घूमते होटलों से खाना खा लेता था, पर समय बीतने के साथ साथ जीवन कठिन होने लगा। मैंने पोज एरिया में एक घर लिया था, लेकिन साफ सफाई न होने की वजह से वह बहुत गंदा था। जब मैं नदी पर जाकर उसे साफ करती, उससे ऐसा करने को कहती तो वह बैठ जाता और कहता, मैं आंटी हूँ जो, या बेबी। मैं समझती थी कि जैसे नेहा भाभी और पायल भाभी करती थी। ऐसा करने से क्या होगा? तब वह कहता कि उन दोनों की वजह से मैं अपने ससुराल में वहां नहीं रहूंगी। मैं खुद एक मशीन बन गया था। वो मुझे भी एक मशीन बनाना चाहते थे। अब मैं उनके बटनों का क्या जवाब देता? ऑफिस से आता और अकेले ही पूरा घर साफ कर देता। मेरे लिए यही काफी था कि खाना बनते ही मैं बना लेता। पिछले कुछ समय से हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। जीवन में शांति थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक दिन निधि ने मुझसे कहा कि मुझे कमतर व्यक्ति मिल गया है। मैं दोनों में से कई कमतर मालिक की तलाश में था। मैंने कहा, अगर कमतर मारोगे तो वो 1 घंटे के लिए आएगी और घर साफ कर देगी। मैं बहुत खुश। चलो अब चलते हैं। मुझे घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, पर मैं भी चिंतित था। मैंने कहा, निधि, ध्यान रखना, घर की सफाई करने नौकरानी आई है, पर उसे सफाई करके जाना है। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और बोली कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे राहत मिली। मुझे लगा कि सब ठीक है, पर एक दिन मैं ऑफिस की एक जरूरी फाइल घर पर ही भूल गया। जब मैं घर गया तो मुझे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए मैंने पट्टी बांधनी शुरू कर दी। मैं चिंतित हो गया और दरवाजा खोलकर उससे पूछा कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं घर पर मौजूद एक व्यक्ति के सामने था और उसने कहा, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि पहले तुम मेरी बात सुनो और फिर मैं उससे मिलने दूंगा। मैंने अपनी पत्नी को एक मौका दिया था। मैं दिल से चाहता था कि वह मेरे सारे शक झूठे साबित कर दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। पर मैंने अपने आंसू पोंछे और खाना खाने लगा। सुरेश, हम दोनों साथ में कपड़े पहनते थे और एक भाई था। पिता तिहाड़ी मजदूर था और माँ दर्जी थी। हम सब छोटे थे, इसलिए हमारे पेट भी छोटे थे। माँ सिलाई करके जो कमाती थी, उसी से पेट भरता था। बड़े होने पर भूख भी बढ़ती गई। अब कम खाए बिना कैसे गुजारा हो सकता था। चूल्हे पर मॉडल बनाने के बर्तन चढ़ाते और दाल में जी भरकर पानी डालते।
लेकिन हर बार रोटियां कम खानी पड़ती। सुबह उठते तो खाली पेट ही रहते। जब हम कई दिनों तक ऐसी तकलीफें झेलते थे, तो हमारी बहनें एक दूसरे से छानकर खाना खाने लगी। मेरा सबसे छोटा बेटा अपने छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े निकालता और माँ को देता। रोटी की जाती अभय अपनी कमीज के किनारे से आंसू बहाते हुए पोज देता है। मेरी सबसे बड़ी बहन 18 साल की थी और अभय 5 साल का। उम्र का ये फासला बहुत खतरनाक था। मेरी बहन की शादी की उम्र हो रही थी, लेकिन वो एक गरीब घर की लड़की थी। कौन उससे शादी करेगा, और अब हम बहनों को इतनी उम्मीदें थीं। हम यही सोचते हुए दिन काट रहे थे कि कब वो बड़ा होगा और कब हमारी किस्मत खुलेगी, लेकिन हंसी हमें अपनी बड़ी बहन शगुन के आलिंगन में बहुत कुछ समझ में आ गया था कि तुम मर्द हो, और जब औरत मर्द के सामने बेबस हो जाती है तो मर्द हिम्मत जुटाकर अपने आंसू पोंछता है और खुद भागता नहीं है। पर अभय को यह कहाँ समझ में आया। उसने तो बेचारे की पढ़ाई भी छुड़वा दी। जब वह 18 साल का हुआ तो मैंने उसे बिजली सीखने के लिए डाल दिया, पर तब तक उसके पास कुछ भी सीखने का समय नहीं था। बच्चे की माँ की आंखें बहुत कमजोर हो गई थी और वह सिलाई भी नहीं कर सकती थी। बिजली मेरी बड़ी बहन भी सिलाई में पीछे थी। अब सुबह शाम हमारी हालत एक जैसी ही थी। हम भूखे रहते और बिस्तर पर पड़े रहते। मैं भूखी उठती और महाराज के पास जाती और उनसे कहती कि मैं बिजली के बारे में कुछ नहीं सीखूंगी, बल्कि दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करूंगी। अब हमारे घर में अक्सर अभय के साथ एक लड़का आता था। उसका नाम रोशन था। वो अभय से बहुत बड़ा था, शायद मुझसे भी। वो मुझसे और मेरी माँ से 1-2 साल बड़ा था। आकर निराशा देता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने चुपके से मेरी तरफ देखा, राहत महसूस हुई, उसे मैं अच्छी लगी। उसने मुझसे कहा था कि जब उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो वो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन फिर एक दिन रोशन गायब हो गया, माँ चली गई, हम दिन भर भूखे रहे जैसे मर गई हो। हम बहुत दुखी रहने लगे। जब भी किसी बहाने से भाई की याद आती थी तो हम अपनी ख्वाहिशों पर आंसू बहाते थे। हम दोनों में से किसी से खाना नहीं ले पाते थे, जिसके कारण मेरी बड़ी बहन जब ऊपर चढ़ी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी और मर गई। दीदी गुर्जर चली गई, पर न तो उसे मुझे मारना था और न ही हमें पहनना था। रोहित वहीं था। माँ ने कहा कि शगुन के लिए भूख लगी है। हमने कहा कि हम किस्मत वाले और बदकिस्मत हैं, किसी बहाने से जिंदा है। 1 महीना बीत गया, हम वापस लौटे और सारे पैसे वापस आने में थोड़ा समय लगा। साथ लाया था और नीलेश भी और लाया था। अभय ने कहा शगुन के लिए है, तो मैंने कहा बेटा अब मैं इसे उड़ाने के लिए इस दुनिया में नहीं हूँ। पापा चले जाते तो अच्छा रहता। अब शगुन की बारी है, और मैं इस पर रोने लगी। नहीं, दुख की बात सुनकर भी वह हंसता था। अभय के घर आने के बाद अब घर में भरपूर पोषण की व्यवस्था हो गई। मासिक ने उसे बताया कि मैं कोई धंधा करने लगी हूँ। तब माँ ने कहा, मलिक का शुक्रिया, फिर तो दिन रात अभय को खाना नहीं मिलेगा। हिसाब किताब का हिसाब भी ठीक से नहीं रख पाता था। कभी दिन में निकल जाता, रात में निकल जाता और कभी कभी तो पूरी रात वापस ही नहीं आता था। हम बहाने से पेट भर खाना खाने के बाद अभय कोटवा दे देते थे। अब तो मैंने माँ से भी कह दिया था, माँ जब मैं बाहर से आ रहा हूँ तो कोई मुझसे बात न करे। मैं घर आऊँगा, मुंह छिपाकर कमरे में चला जाऊँगा और जब आराम करके बाहर आऊँगा तो खुश दिखूँगा। दिन रात का व्यवहार हमारे समाज पर था, अब यही हुआ। संगीत। एक दिन जब पापा घर आते तो मैं बाहर चला जाता, जब वो आए तो नशे में नहीं थे, सबको बहुत घमंड हो रहा था। वो घर आकर अभय को जोर जोर से पुकारने लगे। फिर हम सबने कपड़े पहन लिए और माँ पापा के पास भागी। अभय फिर भी अपने कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही पापा बाहर आए वो उनके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी।
पिताजी बोले, इस बेशर्म ने तो मेरा नाम भी डुबो दिया। मैंने कहा, जो खुद शराब के नशे में हो उसका नाम और क्या डुबोएगा। पिताजी बोले, अभय तुम लोगों को नाजायज खाना खिला रहा है। संगीत, उसे घर से निकाल देना चाहता था पर मैं अपने रंजिश में था, पर जब पिताजी ने मां को तलाक देने की धमकी दी तो मैंने अपनी आधा दर्जन अविवाहित बेटियों पर नजर डाली और वो चुप बैठी रहीं। उस दिन पिताजी ने अभय को बहुत अपमानित किया और घर से निकाल दिया, लेकिन अभय की आंखों में आंसू नहीं थे और न ही उसके चेहरे पर कोई दुख था। अब जब वह घर से चला गया तो मैंने पिताजी से पूछा कि मेरे बेटे का क्या अपराध था। पिताजी ने मां को बताया। कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकाल दिया। अब मैं घर से निकल चुकी थी लेकिन वह हमें अपना हाथ नहीं भेजते थे। उसके पैसों से मेरी मां ने इलाके में एक घर खरीदा। कोई भी इलाका नहीं जानता था कि हम क्या करते हैं। हम सब एक दूसरे के हैं। वह मेरी नज़र में एक परिवार का सदस्य बन गया था। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने हमारे लिए रिश्ते ढूंढे हैं और उसे हमारा दोस्त बना लिया है। हमें नहीं पता कि अभय कहाँ है और उसकी क्या हालत है, लेकिन कल जब मैं बाजार गया तो अभय के दोस्त रोशन से मेरी मुलाकात हुई। वह अभय था। मेरे बारे में बहुत चिंतित। उसने हाथ जोड़कर मुझसे अभय से मिलने का अनुरोध किया। पन्ना, उसने मुझे अपने जीवन का वादा किया। सुरेश, अब कृपया मुझे अभय के पास ले चलो। मैंने पूरे दिल से ऐसा किया। जब उसने हाथ जोड़कर मुझसे अनुरोध किया तो चक्र चला गया। मैंने अपने बालों को माथे पर रखते हुए कहा, मैं आपसे बस यह पूछना चाहती थी कि आज मेरे घर आई चाची की वास्तविकता क्या है, लेकिन मुझे डर है कि मेरी असली जिंदगी के बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। लेकिन उससे पहले कृपया मेरे साथ जुड़े और अभय को खोजें। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हमेशा की तरह, मैं निधि हूँ। मैंने अपनी माँ से भी बात की थी और उनसे वादा किया था कि मैं अभय को ढूंढूंगी। मुझे रोशन की भी याद आ गई। निधि ने खुद कबूल किया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सबसे पहले मुझे रोशन को ढूंढना था जो निधि को बाजार में मिला था, लेकिन निधि से मिलने के बाद कहानी गायब हो गई थी। मैंने अपनी सारी बुद्धि लगाकर रोशन और अभय के बड़े भाई के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन जो बातें मुझे पता चल रही थी वो काफी परेशान करने वाली थी। लोग अभय को किस करते थे वो कम ही जाता था। अगर नीति सुन लेती तो उसकी जान चली जाती। मैं उसे खोजता रहा। आखिरकार मुझे उसके फ्लैट का पता मिल ही गया। शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने निधि से कहा कि तैयार हो जाओ, आज हम अभय से मिलने चलेंगे। मेरी बात सुनकर वह खुशी से भर गया। उसने तुरंत दुपट्टा लिया सर और बोला, संगीत, फिर रोशनी, दरवाजा खोलो। वह मुझे नहीं जानता था इसलिए बोला, अभय आजकल कोई शो नहीं कर रहा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। रोशन होली मनाकर जब मैं सामने आया तो रोशन पीछे था। हम अभय के फ्लैट के सामने टेबल पर लेटे हुए थे। भरत को उसे समय पर यहाँ से लेने जाना था। मैं अभी तक अपनी बहन से भी नहीं मिला था। वह बहुत कठोर था और मैंने उससे पूछा कि क्या करना है। तुम निधि को इस हालत में देखकर यहाँ आए हो। तुम्हारी क्या हालत थी? मेरा भाई रोने लगा। मैंने कहा, क्या सुनोगे? रहने दो, मैं कहाँ से शुरू करूँगा और कहाँ खत्म करूँगा। तुम सुनने आए हो कि अभय कानपुर शहर में सबसे अच्छा है। मशहूर निधि यह सुनकर तड़प उठी थी कि अब वह हिजड़ा बन गई है। तुम्हें याद है कि शकुन भूख से मर गया था।
तुम्हें याद होगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई अभी भी भूख से मरा था। उसके शरीर में एक नई आत्मा ने जन्म लिया था। एक हिजड़े की आत्मा थी। घर में गरीबी थी, इसलिए रोशन ने मुझसे कहा था कि लोग लिपस्टिक लगाकर रात में भीख मांगते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उसे रात में भीख नहीं मिलती थी। उसे जो ताने मिलते थे वो बुरे थे, इसलिए मैंने जो भी सुना, मेरे अंदर एक आत्मा थी। यह रात बेकार गई। अब रोशन और मैं रात को मेकअप करके भीख मांगते थे। एक रात हमें हिजड़े गुरुओं ने अगवा कर लिया। उन्होंने हम दोनों को कई दिनों तक भूखा रखा और पीटा। पिताजी नाराज थे कि हमने उनकी मर्यादा का उल्लंघन किया है। एक पुरुष होकर भी किसी तीसरे व्यक्ति का अधिकार क्यों छीन रहे हो? यह क्या था? भीख मांगना क्या किसी का अधिकार है? जब हम दोनों ने गुरुओं को अपनी स्थिति बताई तो उनका दिल भी नरम पड़ गया और 1 महीने बाद उन्होंने हमें पैसे आदि दिए। मैंने उसे पैसे दे दिए थे, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी बहन शगुन घर पर नहीं थी। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने सोचा कि कहानी यह है कि तुम भूख से मर जाओगे, इसीलिए मैं हर रात चेहरे पर मेकअप करके भीख मांगता था। जब मुझे पैसे मिलने लगे तो घर के हालात भी सुधरने लगे, लेकिन मेरे पिता जो हमेशा हराम का शराब पीते थे, उनकी कमाई खत्म हो गई थी। किसी ने उसे बताया कि मैं हिजड़ा बन गया हूँ और सड़कों पर भीख मांगता हूँ। उसने मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं क्रोधित हो गया और उसे वापस गुरु के पास ले गया जिसने मेरा अपहरण किया था। मैंने उससे कहा कि गुरु मुझे अपने साथ ले जाए। वह हंसने लगा। मुझे अभी भी उसकी बातें याद है। मैं कह रहा था कि अगर तुम नाचना गाना सीखो तो तुम एक दिन नाचोगे गाना सीखोगे। फिर तू बहुत आगे जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर बहुत नज़ाकत है। शिक्षा से लेकर शिष्टाचार तक सब कुछ मैंने सीखा है। मेरे शराबी, तेरे हाथों मुझे मर्द से हिजड़ा बनना पड़ा। पूरे शहर में लोग मेरा नाम जपने लगे। मेरी शादी ब्याह में दूर दूर से बदमाश आते थे। मैं नाच गा कर खूब पैसे कमाता था। फिर वह पैसे मेरे सामने रख देता और नशे की हालत में अपने माता पिता को कोसता कि मैं कैसा आदमी हूँ, हालात से समझौता कर चुका हूँ। हिजड़ा बनकर तुम बहनों के सिर पर हाथ रखकर विदा करते हुए वह बहुत खुश होता, लेकिन फिर सोचता कि अगर वहाँ किसी बाराती ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा। बस यही सोचकर वह फिर से एक एक करके तुम सभी बहनों को दौड़ाता। जब मेरी शादी हुई तो पापा और भी बेफिक्र हो गए। मुझे नहीं पता था कि माँ मेरे पैसों से भी किसी बेफिक्र इंसान को पैसे देंगी। लेकिन क्या आपको पता है, जब मैं एक फंक्शन के स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, तो मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी जिसे हम खुद कहते थे। मैं नशे में थी और मेकअप के पीछे छिपे अपने चेहरे को पहचान नहीं पा रही थी। मेरे पिता मेरी हर हरकत पर पैसे की बरसात कर रहे थे। समारोह पूरा होने के बाद वह अपने पिता के घर गई और बोली, पिताजी, मैं आपका भाई हूँ। क्या मैं सबको बताऊं कि आपने मुझे मेरे कमीने के पैसों से जन्म दिया है, इसलिए आप बड़े हैं। मेरी बातें सुनकर पिता ने मेरे मुंह पर थूक दिया। अब निधि अब फूट फूट कर रो रहा था। मैं उससे लिपट कर तड़प कर रो रही थी। मेरे रोशन की आंखें भी नम थीं। तभी अभय बोला, पापा थूका अपने बेटे के मुंह पर, जो उसकी वजह से अपनी मर्दानगी छोड़ता था और मैंने अपनी इज्जत का खून कर लिया था। पापा ने और भी बहुत कुछ किया था हम सबके साथ। फिर मुझे पता चला कि माँ पापा को छोड़कर अपनी दूसरी बेटी के घर चली गई है, तो मैंने बैंड वाले को पैसे भेज दिए। अब मैंने भी नाचना छोड़ दिया है, इसीलिए मेरी ये हालत हुई है। भाई होने का फर्ज निभाया है। तुम मेरी बहनों से शादी कर लो। अब मैं इस पापी और अपमानजनक जिंदगी को छोड़कर सभी से छुपकर रहना चाहता हूँ। निधि और अभय के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी।
निधि बोली, अब मेरे भाई, तुमने हम सबके लिए जो कुछ भी किया है, हम उसके कर्जदार हैं। हम भरपूर जिंदगी जी रहे हैं, अब तुम यहाँ इतनी तकलीफें झेल रहे हो। अब क्या पता पापा भीख मांगने लगे हों। एक दिन हमारे घर पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी बहन ने दरवाजा खोला। पिताजी मेरे सामने खड़े होकर पैसे मांग रहे थे। मेरे भाई, मैंने उसे घर बुलाया और कहा कि मेरे घर की सफाई करो और मैं तुम्हें घंटे भर की रोटी दूंगा। मैं अपने घर आता हूँ और बड़ी मुश्किल से सफाई करता हूँ। कुछ हड्डियों में इतनी जान नहीं कि वह कम कर सके, लेकिन मैं नहीं चाहता। संगीत, मैं रोशन को अपने साथ घर ले आया था, लेकिन जब हम रात को डॉक्टर से मिले तो दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराना पड़ा, जहां हर हफ्ते उनका मेडिकल इलाज होता था। मुझे लगा कि जिंदगी की बहुत कड़वी बातें उनके मन में बैठ गई हैं, जिन्हें मिटाकर नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है, और मैं निधि हर हफ्ते उन दोनों से मिलने जाता था। जब तक निधि अपने भाई के साथ थी तब तक उनमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा था। के लिए एक सितारा खोजने में व्यस्त था। जहां तक निधि के पिता का सवाल है, वह हर दिन हमारे घर की सफाई करने आते हैं। मैं समझता हूँ कि उसने अपने पिता को माफ कर दिया होगा, लेकिन वह भी माफ करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। अब कृपया मुझे बताएं कि क्या नीति को अपने पिता को माफ करना चाहिए या ऐसे ही अपने जन्म का बदला लेना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप इस चैनल पर नए हैं, सदस्यता लेना न भूलें।